बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम चैनल फ्रेंड्स फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज जो मैं सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये मैंने आपको पेपर स्कीम की वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक चैप्टर रिव्यू की सीरीज़ स्टार्ट करूँगा। इस सीरीज़ का मकसद क्या होगा? इस सीरीज़ का मकसद ये होगा कि एक तो आपको चैप्टर को हम कुछ मिनटों के अंदर अंदर गो थ्रू करेंगे। चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से कैसे कैसे बन सकते हैं, और एमसीक्यूज़ के लिए कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, और न्यूमेरिकल और एग्जांपल्स में से कौन सी एग्जांपल्स कौन से न्यूमेरिकल्स बहुत दफ़ा बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं। और उससे भी मज़े की बात यह है कि मैं इसको स्पेशली आप सब के लिए वर्टिकल मोड में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि आप सब ज़्यादा मोबाइल यूज़र्स होते हैं, लैपटॉप बच्चों के पास कम होते हैं, तो आप इसको वर्टिकल मोड में जो है गेन कर सकते हैं सारा नॉलेज, और इसकी विजिबिलिटी भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज पहला रिव्यू है हमारे पास चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अगर आप इस लेक्चर को, इस टॉपिक को गौर से सुनेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर के अंदर मौजूद इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझ सकेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, आपने क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप जहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये बात मेरी ज़हन में रखें कि जब भी आप चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करें तो उसके स्टार्टिंग पैराग्राफ्स लाजमी पढ़ें। यहाँ पर आपको जो स्टार्टिंग लाइंस मिलती हैं, दीज आर बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, फिर इससे आगे जो पैराग्राफिंग चलती है इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, वो ये बताता है कि हर चीज़ यूनिवर्स में जितने एटम्स हैं और इवन ह्यूमन बॉडी, उसको भी गवर्न करने वाली जो फोर्स है, बाउंड रखने वाली जो फोर्स है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आगे बढ़ने से पहले आपने चार्ज के बारे में चंद बातें याद रखनी है कि जो चार्ज होता है, नंबर 1 ये कंजर्व्ड होता है, और नंबर 2 चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि नेट चार्ज ऑन द होल यूनिवर्स इज इक्वल टू 0, यानी यूनिवर्स में जितना पॉजिटिव चार्ज मौजूद है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी मौजूद है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में ये कि कोई भी बॉडी पे कितना चार्ज आएगा, तो इट डिपेंड्स कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज़ करती है, और यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने का एक क्वेश्चन आता है कि अगर चार्ज की मिकदार 1 कूलम हो तो बॉडी ने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज़ किए होंगे। तो n इज इक्वल टू 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉडी गेन या लूज़ करती है। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड रखूँगा और आपको इंपॉर्टेंस बताऊँगा चीज़ों की। बाकी डिटेल जो है वो मैंने अपने मेन जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर डिटेल लेक्चर्स में बताई हुई है। ठीक है बच्चों, तो इस फर्स्ट पेज से आपने ये वाली इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर लेनी है। सेकंड पेज पे आ जाएंगे तो देन वी विल कम टुवर्ड्स द कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं? सबसे पहले तो ये कि कूलम्स लॉ में द फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज was made in 1874 by Charles Coulomb, a French military engineer। ठीक है, तो चार्ल्स कूलम ने ये मेजरमेंट्स कब की थी और चार्ल्स कूलम का ताल्लुक किस कंट्री से था, ये बातें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो बच्चों कूलम्स लॉ की डेफिनेशन है, और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है फार्मूला में कांस्टेंट के आता है। के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी है कि के इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और फिर आगे बताया है कि ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस एंड द सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच एफ क्यू एंड आर आर मेजर्ड। तो आपने दो बातें याद रखनी है कि के की वैल्यू दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर और एक मीडियम पर। उसके बाद के की वैल्यू का फॉर्मूला के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसमें जो एप्सिलॉन नॉट है उसके बारे में फिर आगे एमसीक्यूज़ के हवाले से इंफॉर्मेशन याद रखनी है कि एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ये इसकी वैल्यू है। मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर ओवर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये चंद इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑब्जेक्टिव के लिए जहन में रखनी है। और कूलम लॉ एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ये बात भी आपको जहन में रखनी है, बात दिमाग में बिठा लें। फिर उसके बाद कूलम लॉ की वेक्टर फॉर्म में F12 इज इक्वल टू F21। इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि कूलम लॉ ये कहता है कि बड़े और छोटे चार्ज का कोई असर नहीं होता। एक 60 कूलम चार्ज है और 6 कूलम चार्ज है, तो दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी F12 वो इक्वल और ऑपोजिट होगी F21 के। तो आपने इस बात से धोखा नहीं खाना कि बड़ा चार्ज ज़्यादा फोर्स लगा रहा है और छोटा चार्ज कम फोर्स लगा रहा है। दोनों चार्जेस एक दूसरे पर इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स जो है वो एक्सर्ट कर रहे हैं।
उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको इफेक्ट ऑफ मीडियम के, जब दो चार्जेस के दरमियान कोई हम मीडियम प्लेस करते हैं तो वहाँ पर एप्सिलॉन आर एक क्वांटिटी आती है विच इज़ द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसके बारे में याद रखना है कि इसका कोई यूनिट नहीं होता। और यहाँ साइड पर एक टेबल है, मैं इसको भी जूम इन कर देता हूँ। इस टेबल में वैक्यूम, इसी तरह आप आगे चलते जाएं तो ग्लास, माइका शीट्स का बड़ा जिक्र होता है, और रबर और वाटर की जो परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर मेंशन है 78.5। तो इस टेबल को आपने गो थ्रू लाजमी करना है क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यूज इंफॉर्मेशन जो है वो बच्चों पूछी जा सकती है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 12.1 है, कोई मुश्किल एग्जाम्पल नहीं है। इस एग्जाम्पल में ये वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ जो है उसका इस्तेमाल किया गया है और इसको सॉल्व किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है फील्ड्स ऑफ फोर्सेस। फील्ड्स ऑफ फोर्सेस में स्टार्ट में जो बातें वो कहता है वो ये कि न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ हो या कूलम्स लॉ हो, ये हमें इनेबल करता है कि हम किस तरीके से फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स और डायरेक्शंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउएवर वन मे क्वेश्चन, अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं, ये दो क्वेश्चंस आपने ज़हन में रखने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस एंड हाउ दीज फोर्सेस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन मास टू अनदर मास और फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर चार्ज। अब देखें दो क्वेश्चंस में वो कहता है द आंसर टू ए इज स्टिल अननोन, कि ए का आंसर अभी हमें नहीं पता, लेकिन हम दूसरे सवाल का जवाब दे सकते हैं कि ये फोर्सेस किस तरीके से ट्रांसमिट होती हैं। और उससे अगले पैराग्राफ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इन फोर्सेस के ट्रांसमिशन का जो मेथड है वो हमें माइकल फैराडे ने इंट्रोड्यूस करवाया था और उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में आप आगे बढ़ेंगे बच्चों तो आगे आपके पास वही फार्मूला जो आपने पढ़ा हुआ है, E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, और इस फार्मूला में मजीद एडिशन कर दूं, जैसे आप पढ़ रहे हैं E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, यहाँ से आप फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स की इक्वेशन बनाते हैं, दैट इज इक्वल टू क्यू ई, दैट इज इक्वल टू एम ए, दैट इज इक्वल टू एम जी। ये तीन इक्वेशंस जो हैं आपको आगे जाके डिफरेंट न्यूमेरिकल्स और टॉपिक्स में काम आएंगी। फिर इसी तरह आगे फोर्स की वैल्यू पुट करते हैं बच्चों तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल फार्मूला आ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होने के साथ साथ एफ ओवर क्यू फार्मूला है, तो न्यूटन पर कूलम जो है वो यहाँ से इसका यूनिट बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम पढ़ लेते हैं तो एग्जाम्पल 12.2 वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके चैप्टर की, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम्स में 4 से 5 मरतबा आ चुकी है और इसमें ज़ीरो फील्ड लोकेशन का आपने कॉन्सेप्ट जो है वो अंडरस्टैंड करना है। ये इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में है जो मैंने अपने मेन लेक्चर में, न्यूमेरिकल्स के लेक्चर में करवाया हुआ है। फिर उसके बाद बच्चों टॉपिक शुरू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ चार्ज, द लाइंस आर कॉमनली कॉल्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है। यहाँ पर आपने ये एक चीज़ जहन में रखनी है और फिर उसके बाद आपने चंद बातें ये जहन में रखनी है जिनको मैं यहाँ पे डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस डिस्क्राइब करने के लिए क्या करना होता है कि आप एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसके गिर्द यूँ एक इक्वल डिस्टेंस पर कुछ यूनिट पॉजिटिव चार्जेस रख दें और देखें कि उनके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, और उस बेस पर यहाँ पर देखें ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैप बना लिया है कि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो आउटवर्ड होती हैं, जबकि नेगेटिव चार्ज होगा तो यही लाइंस क्या हो जाएंगी, इनवर्ड हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर माइनस क्यू और इनवर्ड ये दो वर्ड्स यहाँ पर यूज किए गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम चार्जेस इन 3 डायमेंशंस, ठीक है। अब बुक पर तो ये 2 डायमेंशंस में बना हुआ है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में जब हम चार्जेस को 3 डायमेंशंस में डील करते हैं तो ये 3 डायमेंशंस में होते हैं एंड एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कुड बी ड्रॉन, ठीक है। यहाँ से एमसीक्यूज आ सकता है कि चार्ज के गिर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितने डायमेंशन में होती है और कितनी मैक्सिमम लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो आंसर इज इनफाइनाइट लाइंस। उसके बाद इन्हीं डायग्राम से बच्चों अंडरस्टैंड कर लें कि अगर दो सिमिलर चार्जेस हैं, आइदर वो दोनों पॉजिटिव हैं या आइदर वो दोनों नेगेटिव हैं, तो वो रिपेल करेंगे और रिपेल करने से क्या होगा, उनके दरमियान में एक ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन जो है वो क्रिएट होगा। सिमिलरली अगर दो चार्जेस ऑपोजिट हैं तो
पॉजिटिव से लाइंस निकलेंगी और एंड होंगी नेगेटिव चार्ज पर। इनके दरमियान में कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक में बच्चों ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड एक डेफिनेशन है, और इस पूरे टॉपिक में ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एंड पे जाकर ये जो 4 पॉइंट्स आते हैं, ये 4 पॉइंट्स आपने अच्छी तरह मेमोराइज कर लेने हैं। इन 4 पॉइंट से आपको एमसीक्यूज भी क्लियर होंगे और इन 4 पॉइंट से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर पैरेलल प्लेट्स के हवाले से याद रखना है कि पैरेलल प्लेट्स में जो बिल्कुल इन द मिडल ऑफ द पैरेलल प्लेट्स फील्ड यूनिफॉर्म होती है, लेकिन एजेस के पास जाना शुरू कर जाएं तो फील्ड जो है वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाती है, जिसको फ्रिंजिंग फील्ड भी कहा जाता है। तो एजेस के करीब करीब जो फील्ड है ये फ्रिंजिंग फील्ड कहलाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, तो नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आती हैं बच्चों। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहली एप्लीकेशन हमारे पास आती है जीरोग्राफी। ठीक है, अब जीरोग्राफी में इसमें बंच ऑफ ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन है। पहले के जीरोस और ग्राफोस का मतलब क्या है, ये ड्राई राइटिंग है। हार्ट ऑफ अ मशीन एक ड्रम है जो एल्यूमिनियम से बना हुआ है। ठीक है, और उसके ऊपर कोटेड है एक मटेरियल के जिसका नाम सेलेनियम है। सेलेनियम क्या है, सेलेनियम एक फोटोकंडक्टर है। फोटोकंडक्टर क्या करता है, फोटोकंडक्टर लाइट पड़ने पर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, ये मेन वर्ड्स हैं इसके अंदर। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो उसमें यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है द टोनर। टोनर एक ब्लैक पाउडर्ड इंक है जिसको नेगेटिव चार्ज देकर ड्रम के ऊपर स्प्रिंकल किया जाता है, जो ड्रम पे ऊपर मौजूद पॉजिटिव चार्जेस के साथ अटैच हो जाता है। तो ये चंद मेन इन्फॉर्मेशन है जो आपने याद रखनी है कि हार्ट ऑफ मशीन किससे बना हुआ है, ऊपर कोटिंग किस चीज़ की है, सेलेनियम की क्या खुसूसियत है, ये बातें बच्चों आपने जहन में रखनी। फिर यहाँ पे एक साइड इन्फॉर्मेशन आती है कि दिस कंप्यूटर इमेज शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेटेड बाय अ फिश एट द टॉप ऑफ द पिक्चर through the electric field. The presence of other fish can be detected, such as one sighted at the bottom. तो ये कोई हमारे पास फिश है जो बेसिकली अपनी बॉडी से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रही है। फिश के अंदर स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं और अगर कोई दूसरी फिश उसकी रेंज में आती है तो वो डिटेक्ट भी हो सकती है। तो इस टॉपिक से आपने ये बातें ज़हन में रखनी है। जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है इंकजेट प्रिंटर, उस इंकजेट प्रिंटर को मैं यहाँ पे डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक इंक नोज़ल है, पंप है, इंक सप्लाई है। यहाँ पर चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स हैं जो इंक ड्रॉपलेट्स को चार्ज और न्यूट्रल छोड़कर आगे भेजते हैं। अगर ये ड्रॉपलेट्स चार्ज हो जाएं तो दे विल गो इनटू द गटर, और अगर ये अनचार्ज रहें तो ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स में से बिल्कुल अनडिफ्लेक्टेड गुजर के सामने पेपर पर, ये जो जगह है ये क्या है, ये पेपर है। और गटर जो है उससे दोबारा इंक सप्लाई को इंक चली जाती है ताकि इंक का जो ज़या है, इंक का जो हमें नुकसान है वो ज़्यादा ना हो सके। तो ये चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग की मदद से आपने इंकजेट प्रिंटर की एप्लीकेशन पढ़नी है। इसके बाद बच्चों टॉपिक शुरू होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, यहाँ पर इसके डायग्राम से हम देखते हैं कि कोई भी सर्टेन एरिया है, उस एरिया में से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, इस पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को थ्रू अ सर्टेन एरिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ये एरिया साइज वही है एरिया का, लेकिन जब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर ले गए हैं तो नाउ देयर आर लेस नंबर ऑफ लाइंस और यहाँ पर मोर नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो पास कर रही। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आगे जो फार्मूला होता है मैं यहाँ पर उसको सिंपली लिख देता हूँ, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। इसमें ई भी वेक्टर क्वांटिटी है और ए भी वेक्टर है। अब ए एरिया बेसिकली खुद वेक्टर नहीं होता, लेकिन ये मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये हमारे पास एक सिंपल एरिया है। तो एरिया की डायरेक्शन को शो करने वाले वेक्टर का नाम एरिया वेक्टर होता है। हमने यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अगर ई ए कॉस थीटा का फैक्टर लेना है तो याद रहे ई ए कॉस थीटा में जो थीटा है वो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के दरमियान देखना है। अकेले एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल आपने ऑब्जर्व नहीं करना, आपने एंगल किसके दरमियान ऑब्जर्व करना है, ई वेक्टर और ए वेक्टर के दरमियान। यहाँ पे चूंकि डॉट प्रोडक्ट है तो ये बात ध्यान में रहे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जाएगा। तो यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक
फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट जहन में रखते हुए ये इसके 3 केसेस पढ़ लेने। कौन से 3 केसेस हैं? मैक्सिमम फ्लक्स, ज़ीरो फ्लक्स और इंटरमीडिएट फ्लक्स के। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो भी बोर्ड एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंटली आया हुआ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे पास एक क्लोज शेप है, उसके अंदर एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है और उस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर डायरेक्शन में निकल रही हैं। हम उस पूरी शेप को छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, हर एरिया का नाम हम डेल्टा ए रख देते हैं और फ्लक्स की इक्वेशन अप्लाई करके तमाम टाइनी फ्लक्सेस जो हैं उनको फाइंड आउट कर लेते हैं और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब हमारे पास एंड रिजल्ट निकलता है तो वो क्या निकलता है? फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसमें आगे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कहता है अब इसी पूरी शेप को आप ले जाकर एक और क्लोज शेप में रख दें तो उस एक क्लोज शेप में से भी निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली आप उस शेप को बजाय एक चार्ज के कई मल्टीपल चार्जेस से भर दें तो इन तमाम चार्जेस की वजह से इस बॉडी में से निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स जिसको हम फाई ई कहेंगे, वो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। तो यहाँ से ओरिजिनेट होता है एक और कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉसेस लॉ। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉसेस लॉ, अगेन दैट इज एन इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, आगे गॉसेस लॉ भी लॉन्ग क्वेश्चन है। ये मैंने इसकी इक्वेशन तो आपको बता दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी आ गई है, द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। इसके बाद बच्चों स्टार्ट होती हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। इन एप्लीकेशंस में आई विल रेकमेंड कि आपने इसका फर्स्ट पैराग्राफ लाजमी पढ़ना है। ठीक है, गॉसेस लॉ किस काम आता है? गॉसेस लॉ काम आता है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखा हुआ है और किस वजह से? ड्यू टू डिफरेंट चार्ज कन्फिग्रेशंस। ठीक है, इन तमाम केसेस में वो कहता है कि हमें इमेजिन करना है क्लोज सरफेस। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि गॉसेस लॉ इज एप्लीकेबल टू, तो आप आंसर करेंगे क्लोज सरफेसेस। और वो क्लोज सरफेसेस जो हमने इमेजिन करने हैं, दीज क्लोज्ड सरफेसेस आर नोन एज गॉसियन सरफेसेस। गॉसेस लॉ की टोटल 3 एप्लीकेशंस हैं। इसमें पहली एप्लीकेशन मैं यहाँ डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। एप्लीकेशन ये है कि एक मेटल स्फेयर है जिसके आउटसाइड रीजन पर चार्ज है और कहा है कि फील्ड इनसाइड फाइंड करें, तो आंसर या रिजल्ट निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दैट हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर इज जीरो। बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन के इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नॉट इक्वल टू जीरो होगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस के ऊपर भी नॉन जीरो होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो चीज़ है जो सरफेस और इनसाइड पे नॉन जीरो है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे जीरो नहीं है, बट एवरीवेयर इनसाइड द हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। ये चंद बातें आपने फर्स्ट एप्लीकेशन से याद रखनी है। इसके बाद हम सेकंड एप्लीकेशन पर आ जाते हैं। तो सेकंड एप्लीकेशन से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, डू यू नो फैक्ट लिखा हुआ है कि जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं, जैसे टीवीज होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, तो उनको बनाने के लिए मेटल बॉक्सेस के अंदर इनक्लोज रखा जाता है टू अवॉइड फ्रॉम स्ट्रे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरफेरेंस। ठीक है, मेटल बॉक्स के अंदर अभी हम पढ़ के आए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर क्या होती है? जीरो होती। इसके बाद एक इनफाइनाइट शीट, इनफाइनाइट प्लेट, इसमें 3 फ्लक्सेस आपने फाइंड करने हैं, फ्लक्स नंबर 1, फ्लक्स नंबर 2 और तीसरा इस कर्व्ड सरफेस से फाइंड करना है। इसका फ्लक्स निकलेगा, इसका भी फ्लक्स निकल आएगा, इसका फ्लक्स जीरो होगा। टोटल फ्लक्स जब आप फाइंड आउट कर लेंगे बच्चों, तो आपके पास जो एंड रिजल्ट है इक्वेशन का, मैं उसी पर सीधा जा रहा हूँ, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये टॉपिक भी क्या है? इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स, इसमें भी अगले पेज पे चलते हैं डायग्राम पर कि ये हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। और यहाँ पर थ्योरी में बताया भी हुआ है कि जो गॉसियन सरफेस हमने इमेजिन किया हुआ है उसका एक हिस्सा ऊपर मेटल प्लेट के अंदर है, 2 हिस्से जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ पैरेलल हैं और सिर्फ एक हिस्सा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सामने परपेंडिकुलर है। टोटल 4 हिस्सों से फ्लक्स फाइंड करने के बाद जो हमारे पास फ्लक्स आता है दैट इज E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर
एप्सिलॉन नॉट। तो मैं यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा बता दूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर फाइंड करते हैं तो 0, ड्यू टू इनफाइनाइट शीट फाइंड करते हैं तो सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, और ड्यू टू इनफाइनाइट या बिटवीन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स पे आ जाते हैं तो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये 3 फार्मूलाज जो हैं बच्चों ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मज़ीद डिटेल की बजाय हम डायरेक्ट इसके मेन फार्मूला पे आते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सिंपली डिफाइंड एज वर्क ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज या एनर्जी सप्लाइड टू यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट है, और वोल्ट किसके बराबर है, जाउल पर कूलम के। यहाँ से आप वोल्ट को डिफाइन कर सकते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट एग्जिस्ट बिटवीन 2 points of work done, 2 points if work done in moving a unit positive charge from one point to another keeping the equilibrium is 1 joule। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है 1 वोल्ट की, जो आपने तैयार करनी है, जो आपने याद करनी है। तो इसका जनरल फार्मूला और आसान करके V इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको आप समहाउ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं। इसका जो एंड रिजल्ट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पोटेंशियल ओवर डिस्टेंस की एक इक्वेशन बनती है, और यहाँ पर ये जो एक बात लिखी हुई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, द क्वांटिटी डेल वी ओवर डेल आर गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था, E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, जिससे यूनिट क्या निकला था, न्यूटन पर कूलम। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला बन रहा है V ओवर डी, यानी वोल्ट पर मीटर। और यहाँ पर बच्चों लास्ट पॉइंट पर यही कन्वर्जन की हुई है जो MCQs में भी पूछी जा चुकी है और इवन शॉर्ट क्वेश्चंस में भी कई दफ़ा आ चुकी है कि प्रूव दैट वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। तो इस चीज़ को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इससे पीछे चलते हैं तो यहाँ पर कुछ साइड इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, ECG एब्रीवेशंस जो हैं वो बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर औकात पूछे जाते हैं। पहला एब्रीवेशन क्या आ रहा है, ECG, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। क्या है ये, दिस ECG इज मेड रनिंग पोजीशन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द हार्ट्स परफॉर्मेंस अंडर स्ट्रेस। दिल की परफॉर्मेंस अंडर स्ट्रेस जो है वो किस टेक्निक के ज़रिए फाइंड की जाती है, ECG क्या रिकॉर्ड करता है, इट रिकॉर्ड्स द वोल्टेज बिटवीन द पॉइंट्स ऑन ह्यूमन स्किन जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिकल प्रोसेस इन द हार्ट। तो दिल के इलेक्ट्रिकल प्रोसेस के ज़रिए जो वोल्टेज मेजर करने का प्रोसेस है उसको कहते हैं ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। लेकिन अगले पेज पर आते हैं तो यहाँ पर एक टर्म लिखी हुई है, यहाँ पर जूम इन हो जाए तो ये लिखी है EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। यहाँ पर जो ये पहला ग्राफ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल रिदम, और ये जो ग्राफ यहाँ पर आ रहा है बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड टाइम, ये क्या लिखा हुआ है, एबनॉर्मल रिदम। और इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी क्या मेजर करता है, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, बट ये क्रिएटेड बाय हार्ट नहीं है, ये है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्रिएटेड बाय ब्रेन। ठीक होगी बात, ये बात आपने ज़हन में रखनी है, 2 साइड इन्फॉर्मेशंस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 मरतबा आया हुआ है। इसको आपने सारा ही प्रिपेयर करना है, इसमें कोई चीज़ स्किप नहीं करनी। इसके बाद यहाँ पे साइड इन्फॉर्मेशन है कि जो पीछे हमने पढ़ा था कि फ़िश इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किससे प्रोड्यूस करती हैं, यहाँ पे लिखा है शार्क्स हैव स्पेशल ऑर्गन्स कॉल्ड एम्प्यूले लॉरेज़िनी। ठीक है, इफ आई हैव राइट इट करेक्टली, तो एम्प्यूले ऑफ लॉरेज़िनी ये वो ऑर्गन है जिसके ज़रिए शार्क्स क्या क्रिएट कर सकती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट कर सकती हैं और अपनी बॉडी के डिफरेंट हिस्सों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट कर सकती हैं। यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक जहाँ पे ख़त्म होगा वहाँ पर अब अगली एक चीज़ आएगी, अगली एक टेक्निक आएगी ERG। यहाँ पर भी एक नॉर्मल ग्राफ और एक एबनॉर्मल ग्राफ है। ERG क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रो रेटिनोग्राफी आपने याद रखनी है, ठीक है, और इट इज़ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन आई रेटिना, आँख के अंदर ये ह्यूमन आई है, तो यहाँ पर जो ये रेटिना सरफेस होता है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्रिएट होती है उसको स्टडी करने का नाम है ERG, इलेक्ट्रो रेटिनोग्राफी। ठीक है, ये 3 अब टेक्निक्स जो हैं वो हो चुकी। इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यहाँ पर देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट किस चीज़ का, आपसे पहला सवाल ये होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, तो आपने जवाब देना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। उसके ऊपर एक बड़ी मज़े की एग्जांपल है, इस एग्जांपल को मैं सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है और उनका मिड पॉइंट अगर हम सपोज कर लेते हैं, यहाँ से भी मिड पॉइंट का डिस्टेंस डी है और यहाँ से भी मिड पॉइंट का डिस्टेंस डी है, तो वो पूछता है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो एग्जांपल को पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो होगा, लेकिन याद रखें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होगी, क्योंकि आपको याद हो तो फील्ड पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पर एंड होती है। ये एग्जांपल ज़हन में रखनी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे वापस आते हैं, किस चीज़ का यूनिट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है। और इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट के यूनिट तक हम पहुँचते कैसे हैं, तो वोल्टेज इज इक्वल टू W ओवर Q है, तो यहाँ से जो वर्क है वो हमारे पास QV या फिर Q डेल्टा V के बराबर हो सकता है, और वर्क ही इक्विवेलेंट होता है किसके, एनर्जी के। आगे बढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी एनर्जी के बराबर होता है, यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाउल्स लिखा हुआ, ठीक है। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। ये एग्जांपल इलेक्ट्रॉन वोल्ट से रिलेटेड है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस का कंपैरिजन है। इसमें आप मेरा डिटेल्ड लेक्चर देखेंगे, तो उस डिटेल्ड लेक्चर में बच्चों मैंने इनके दरमियान क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं उसका एक ब्रीफ टेबल दिया हुआ है। उस टेबल का स्क्रीनशॉट लें और इसको पढ़ लें। लेकिन ये बात बताता चलूँ कि ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड। यहाँ पर ये सन इम्पॉर्टेंटली याद रखना है, इस बंदे का, इस साइंटिस्ट का नाम आपने याद रखना है। और मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड में हमने क्या फाइंड किया था, वी फाउंड द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन फाइंड करने में जो इसकी मेन समरी है वो ये कि इसमें पहला इक्विलिब्रियम है वेट और इलेक्ट्रिक फोर्स का, QmG इज इक्वल टू QE, और वहाँ से हम Q इज इक्वल टू mgd ओवर V इक्वेशन में जाते हैं। और अगली हमारी सारी मेहनत लगती है मास ऑफ ड्रॉपलेट फाइंड करने में। ये भी इंतहाई इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, और इसको आपने किसी सूरत स्किप नहीं करना, ठीक है। इसकी डायग्राम अच्छे से बनानी है। और उसके बाद इसकी थ्योरी में आपने, ऐसा नहीं है कि जस्ट आपने डेरिवेशन करके तो इसकी जान छुड़वा लेनी है, थ्योरी आपने साथ साथ मेंशन करनी है, डायग्राम एक्सप्लेन करनी है। और ये टॉपिक जो है ये तकरीबन 4 से 5 मरतबा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है। इस टॉपिक का एंड रिजल्ट क्या है, एंड पॉइंट क्या है, इस टॉपिक का एंड रिजल्ट यही है जो मैंने शुरू में इक्वेशन लिखी थी, Q इज इक्वल टू NE, कि स्मॉलेस्ट चार्ज किसी भी पार्टिकल पर जो ट्रांसफरेबल पार्टिकल है वो कितना है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अब किसी बॉडी के ऊपर इससे ज़्यादा चार्ज होगा तो वो 2 टाइम्स ऑफ E होगा या 3 टाइम्स ऑफ E होगा। ये 2.5 E एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये इंटेग्रल मल्टीपल्स ऑफ E में चार्जेस जो हैं वो बॉडी पर आएंगे। इसके बाद बच्चों मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड में ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल 12.5, और इसी तर्ज पर एक न्यूमेरिकल भी है इसकी एक्सरसाइज में, वो दोनों न्यूमेरिकल्स आपने कर लेने। लास्ट पे जो टॉपिक शुरू होगा वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या काम करता है, इसमें स्टार्ट में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, अ कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस दैट कैन स्टोर चार्ज। ये बनता कैसे है, ये आगे कंसिस्टिंग ऑफ 2 कंडक्टिंग प्लेट सेपरेटेड बाय वैक्यूम एयर और एनी अदर इंसुलेटर नोन एज डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। यहाँ पर इससे आगे बच्चों आप इसकी फॉर्मूलेशन पे आ जाएंगे, C इज इक्वल टू Q बाई V पे आ जाएंगे। C इज इक्वल टू Q बाई V में याद रखें कूलम पर वोल्ट, और कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है, फेरेड इसका यूनिट है। लेकिन फेरेड के बारे में यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन लिखता है कि 1 फेरेड इज़ एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस। फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस इट्स सब मल्टीपल यूनिट्स आर यूज्ड, यानी माइक्रो फेरेड यूज़ हो जाएगा, पिको फेरेड यूज़ हो जाएगा। लेकिन फेरेड बजाते खुद एक बहुत बड़ा यूनिट है, तो हम इसको कम ही इस्तेमाल करते हैं प्रैक्टिकल यूजेस के लिए, पर्पसेस के लिए। उसके बाद आगे कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, वो ये कि ये जो C है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक है, और इसको हम नाम देते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर का। अब उसके बाद वो कहते हैं कि इट डिपेंड्स अपॉन द जियोमेट्री ऑफ द प्लेट्स एंड मीडियम बिटवीन देम। ये जो कैपेसिटेंस का C है ये ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है ना वोल्टेज पे डिपेंड करता है, वो क्या कहता है कि इन 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट्स एंड मीडियम बिटवीन देम। ये 2 बातें आपने याद रखनी है, और इसका यूनिट क्या है, फेरेड है। इससे आगे
डिफाइन किया गया है 1 फेरेड को। 1 फेरेड क्या होता है? जब हम पढ़ते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो अगेन आई विल से कि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, और इस लॉन्ग क्वेश्चन में ये जो पैराग्राफ है इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बेसिकली समझ लें कि दोबारा दी गई है कि ज्योमेट्री ऑफ प्लेट्स क्या होती है और मीडियम क्या होता है। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो आप सी वैक्यूम का फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, तो ए बाई डी क्या है? ज्योमेट्री है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? मीडियम है। और दूसरी तरफ जब आप सी मीडियम की बात करते हैं तो ए बाई डी वही ज्योमेट्री आ गई, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। आर एप्सिलॉन आर क्या है? कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो इंसुलेटर जो प्लेट्स को सेपरेट करने के काम आता है। तो ये बच्चों इसकी डेरिवेशन आपको करनी पड़नी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर सी मीडियम और सी वैक्यूम की रेशो किसके बराबर होती है? एप्सिलॉन आर के बराबर होती है, और एप्सिलॉन आर जो है फिर दोबारा से इसका कोई यूनिट नहीं होता। और ये वो एक मेन प्रैक्टिकल टेक्निक है जिससे ज़रिए हम डिफरेंट मटेरियल्स के एप्सिलॉन आर फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पर उसी बात को दोबारा से डायग्राम में और डेफिनेशन में एक्सप्लेन कर दिया गया। इसके बाद टॉपिक शुरू होता है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का। इस टॉपिक की मैं आपको यही हिदायत करूँगा कि आपने इसको पूरा पढ़ना है, और पढ़ने के साथ साथ कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे यहाँ पर ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर सेड टू कॉन्स्टिट्यूट्स अ डाइपोल। डाइपोल की डेफिनेशन है, और यहाँ से ऑनवर्ड आपने इसको पढ़ना है कि डाइपोल्स की फॉर्मेशन डाइलेक्ट्रिक के अंदर, इसको पोलराइजेशन का अमल कहते हैं। और पोलराइजेशन के अमल से आपने याद रखना है कि पोलराइजेशन के अमल से कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा जाएगा तो याद रखें कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज़ करेगी, कभी भी डिक्रीज़ नहीं करेगी। फिर आपने यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ये जो लास्ट पैराग्राफ है, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सारा पैराग्राफ आपने लाजमी हाईलाइट करना और पढ़ना है इस टॉपिक में आगे फर्दर प्रोसीड करने के लिए। इसके बाद टॉपिक आएगा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। बहुत आसान टॉपिक है। आप सिंपली पहला मेन जनरल फार्मूला डिराइव करते हैं 1/2 QV, इसी से आगे फार्मूला बन जाता है 1/2 CV स्क्वायर। मैं यहाँ पर जनरल फार्मूला दोबारा डिराइव कर देता हूँ। 1/2 QV के बाद अगर आप 1/2 Q की जगह CV लिख दें तो आपके पास पहला फार्मूला बन जाता है 1/2 CV स्क्वायर। लेकिन अगर आप 1/2 Q और V की जगह Q/C लिख देते हैं तो फिर दूसरा फार्मूला बन जाता है 1/2 Q स्क्वायर बाय C। ये फार्मूला तब यूज़ होता है जब कैपेसिटर के साथ बैटरी कनेक्टेड हो, और ये फार्मूला जो है हमारे पास तब यूज़ होता है एनर्जी का जब कैपेसिटर के साथ बैटरी डिसकनेक्टेड हो। क्योंकि देखें यहाँ पर एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस आ रही है और यहाँ पर एनर्जी इनवर्सली रिलेटेड टू कैपेसिटेंस आ रही है। तो ये चंद बातों का ध्यान रखना है। इस टॉपिक में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि कैपेसिटर एनर्जी कहाँ स्टोर करता है। तो इस फार्मूला में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नज़र आ रही होगी, तो इससे आपने याद रखना है कि कैपेसिटर अपनी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर करता है। जहाँ भी फील्ड होगी याद रखें एनर्जी हमेशा उसी फील्ड में स्टोर होती है। इसके बाद लास्ट टॉपिक शुरू हो जाता है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। इस टॉपिक में आगे जाने से पहले आपको अगले पेज पर एक एग्जाम्पल दी हुई है, और ये एग्जाम्पल समझ लें कि बोर्ड में किसी साल किसी एग्ज़ाम में स्किप नहीं हुई। हाँ, यहाँ पर मैं दोबारा एक दफ़ा बता दूं कि एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, वो भी एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, सॉरी ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। और ये जो टॉपिक है या एग्जांपल है प्रोडक्ट ऑफ आर सी इज इक्वल टू टाइम, बच्चों ये हर साल या तो एमसीक्यूज़ में आ जाती है या ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाती है, और चूंकि ये एग्जांपल है तो याद रखें ये न्यूमेरिकल्स में भी आ सकती है। और चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में आपने याद रखना है ये एक सर्किट डायग्राम है। ये अभी जो मैं जिस सर्किट डायग्राम को पॉइंट आउट कर रहा हूँ ये चार्जिंग की है, और अगर क्या हो कि हम यहाँ से ये जो अभी सर्किट डायग्राम है ये है डिस्चार्जिंग की, ठीक है। और यहाँ पर जो सर्किट डायग्राम बनी हुई है ये है चार्जिंग की। जहाँ कनेक्शन बैटरी के साथ होगा वो चार्जिंग की, और जहाँ कनेक्शन बैटरी से रिमूव हो जाएगा वो डायग्राम डिस्चार्जिंग की हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें ग्राफ किन दो चीज़ों के दरमियान बनना है? ग्राफ बनना है चार्ज और टाइम के दरमियान, ठीक है। वो ग्राफ जो वाई एक्सिस से दूर होगा उसका आर सी लार्ज होगा, और वो ग्राफ जो वाई एक्सिस के करीब होगा उसका आर सी स्मॉल होगा। फिर इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है
कि एक आरसी में एक टाइम कांस्टेंट में कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर लेता है। तो यहाँ इस जगह पर लिखा हुआ है बच्चों कि यहाँ से ऑनवर्ड कि एज द यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आरसी इज टाइम, सो this product is known as time constant and it is defined as time required by the capacitor to deposit 0.63 times of the equilibrium charge। ठीक है, तो वो टाइम जिसके अंदर कैपेसिटर 63% चार्ज स्टोर कर ले उस टाइम को क्या नाम देते हैं, 1RC का। ठीक है, यहाँ से आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब डिस्चार्जिंग होती है तो 1RC टाइम के बाद कैपेसिटर की प्लेट्स पर कितना चार्ज बच जाता है आपने याद रखना है, 37% या 0.37 बच जाता है। यहाँ पर साइड इन्फॉर्मेशन है कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो है ये जो हमारे पास गाड़ी की वाइपर्स होते हैं, ठीक है, उन वाइपर्स की वर्किंग में क्या यूज़ होता है, कैपेसिटर की चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। इसके बाद समरी पॉइंट्स हैं, समरी पॉइंट्स को आप पढ़ लें तो वेल एंड गुड, ना भी पढ़ें तो गुजारा हो जाता है। चैप्टर 12 के शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में मैं यही कहूँगा कि इसके तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ऑलमोस्ट वन लाइनर है और वन लाइनर शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में लाजमी आ जाते हैं। नंबर 2 पे फर्स्ट न्यूमेरिकल एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग वाला न्यूमेरिकल है लेकिन ये इतना ज़्यादा बोर्ड में नहीं आया हुआ। सेकंड न्यूमेरिकल डायग्राम वाला न्यूमेरिकल है, ये भी बोर्ड ने ज़्यादा यूज़ नहीं किया हुआ। न्यूमेरिकल नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, 4, 5, 6 अप टू 7। 3 से 7 तक जो न्यूमेरिकल्स हैं ये हाईली यील्ड न्यूमेरिकल्स हैं, यानी इनमें से हर साल कोई ना कोई न्यूमेरिकल लाजमी सेलेक्ट होता है। 12.8, 9 और 10 ये बहुत कम सिलेक्ट हुए हैं और 10th जो न्यूमेरिकल है ये बिल्कुल थर्ड एग्जाम्पल की तरह है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस ही फाइंड करना है। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 11 ये बोर्ड में बहुत कम आया हुआ है। ठीक है, मतलब अगर बहुत इमरजेंसी हो तो इग्नोर कर सकते हैं, अदरवाइज़ मशवरा तो यही है कि आपने काम सारा करना है कंप्लीट। और 12 और 13 फिर उसी तरह कैपेसिटर से रिलेटेड दो न्यूमेरिकल्स हैं और बहुत आसान से न्यूमेरिकल्स हैं। एक में 1/2 CV स्क्वायर यूज़ होना है और एक में C इज़ इक्वल टू Q/V और Q की जगह NE/V, ये सिंपल सी इक्वेशंस जो हैं बच्चों यूज़ होनी है। तो ये था हमारे पास रिव्यू चैप्टर नंबर 12 का। आई एम होपफुल कि आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट और MCQs के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अगले चैप्टर रिव्यू के साथ बच्चों हम जल्द आएंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।